गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, बेहतर होंगे। तो आप सभी लोग अपना रिवीजन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन पर मैं इसलिए बार बार फोकस करती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि उन्हें याद नहीं होता है, और कैसे याद करें, कैसे फोकस करें। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या आप मोटिवेशनल क्वेस्ट पढ़ें। मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल ही आप खिलाफ समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पढ़ने की ललक है और आप में मेहनत करने की एक इच्छा है तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो लोग आपको ताने देते हैं ना, वो आपके लिए मोटिवेशन का ही काम करते हैं। तो अगर आपसे किसी ने कभी कुछ कहा है ना, तो उन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हमें उस व्यक्ति को प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। लाइफ में सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन मिल जाती है। अगर आप मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं तो ज़रूर मिलती है। तो करंट अफेयर का हमारा आज का सेशन है और बहुत ही अच्छा सेशन है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज 15 जून का करंट अफेयर्स। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग फटाफट से कॉपी पेन में ज़रूर नोट करिएगा, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे तो बिल्कुल ही नोट करके रख लीजिएगा। रखने का मतलब है रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला जो कथन है वो है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। और दूसरा कथन है कि ये योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाने और भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का एक हिस्सा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से सही कौन सा है। तो आपको आंसर मैं बता देती हूँ कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो दोनों सही हैं यहाँ पर कथन। एक बार कथन को फिर से आप ध्यान से पढ़िए। जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री बताए जाते हैं, तो रक्षा मंत्री जी ने रक्षा बजट में नवाचार को इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 499 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। तो 499 करोड़ का ये रक्षा का बजट इनोवेशन के लिए रखा गया है। फिर दूसरा कथन है कि ये योजना सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात में कमी लाएगी, और इसके साथ साथ में भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का एक हिस्सा है। कि जो भी भारत में अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको हम बाहरी देशों में भेज सके। और जैसे हम गन्स बनाते हैं या हम कोई भी ऐसा युद्धपोत बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम उसे बाहरी देशों में भी भेज सके, तो हम एक विनिर्माण का केंद्र भी बन जाए और रक्षा में अपने देश की रक्षा के लिए भी बहुत अच्छा इनोवेशन के साथ में कुछ अच्छा कर सकें। तो ये रक्षा मंत्रालय की सोच है, जिसके लिए उसने 499 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर गए, प्रधानमंत्री उस देश की यात्रा पर गए। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो अगर कोरोना नहीं होता तो अब तक पता नहीं कितने देशों की यात्रा हो जाती, लेकिन वो तो कोरोना हो गया तो जा नहीं सकते। तो आप फिलहाल समझिए कि जो प्रधानमंत्री की यात्रा पर जो खर्च होता है वो रक्षा मंत्रालय के बजट से ही खर्च किया जाता है। तो ये आपके लिए एक नई बात है। अगर किसी को पता था तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं पता था तो अब आप पॉइंट अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री यात्रा पे जाएं तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी रक्षा के बजट से पैसा लेकर के यात्रा पर गए हैं। और सोचने वाली बात है कि किसी भी प्रधानमंत्री की यात्रा पर बहुत ही पैसा खर्च किया जाता है, सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो और उनकी सुरक्षा की भी पूरी ध्यान दिया जाता है। तो उसमें जो भी पैसा खर्च होता है वो रक्षा बजट से ही खर्च होता है, आपको ध्यान रखना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर जो खर्च होता है वो रक्षा बजट से ना होकर के किसी और बजट से किया जाना चाहिए, क्योंकि रक्षा बजट पर जो खर्चा होता है उसे हम अपने आर्मी अफसरों पर खर्च कर सकते हैं, जिनके पास अभी भी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो उन्हें दी जानी चाहिए, ताकि वो और बेहतर कर सके। क्योंकि वो भारत देश की सेवा कर रहे हैं, वो सभी भारतवासियों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, ना कि आप तो समझ ही सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, ये लखनऊ से सांसद हो जाते हैं, तो आपको इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं।
इजराइल के ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पुनर्वास का जो एक कह सकते हैं मिशन शुरू हुआ था या एक वहाँ पर चलाया गया था कि सभी को फिर से वहाँ पर बसाया जाएगा, जो यहूदी लोग हैं, तो उनको लेकर के इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, काफ़ी एक मुहिम छेड़ी थी। तो इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इनका नाम है और ये बन गए हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और अब ये बन गए हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति भी बदले थे, तो वो भी आपको याद रखना है कि इनका नाम है इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग बने हैं राष्ट्रपति और नफ्ताली बेनेट बने हैं प्रधानमंत्री। और बेंजामिन नेतन्याहू को शिफ्ट किया है किसने? नफ्ताली बेनेट ने। तो बेंजामिन नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री थे, पहले का मतलब इनसे पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, और उसके बाद अब इनको रिप्लेस कर दिया है नफ्ताली बेनेट ने। तो इनको आपको याद रखना है। इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो दक्षिणापंथी जो राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी है उससे ये रिलेटेड हैं। पहले ये लिकुड पार्टी में ही हुआ करते थे। लिकुड पार्टी किसकी है? बेंजामिन नेतन्याहू की है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और अब ये पार्टी में आ गए दक्षिणापंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी। मतलब धर्म का इन पर एक अलग ही असर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहूदी धर्म को बहुत ही हाई लेवल पर आकर के सपोर्ट करते हैं और इनकी पार्टी के नाम में ही धार्मिक शब्द जुड़ा हुआ है। आप ध्यान दे सकते हैं इस बात पर। आगे हम अगर जानना चाहें तो धार्मिक यहूदी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी जिसका नाम है किप्पा, इसका इन्होंने समर्थन करने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे। तो मतलब इन्होंने पहन करके ही अपना एंट्री ली है। तो आप सोच सकते हैं, आपसे यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि किप्पा क्या है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किप्पा क्या है। तो ये यहूदी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली एक छोटी टोपी होती है और इसको समर्थन देने वाले भी ये पहले व्यक्ति हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अभी तक बैन कर रखा गया था। तो अब आप देख सकते हैं कि जो जेरूसलम का जो मुद्दा था, जो कि इतना हाई प्रोफाइल बन गया था जेरूसलम में, वहाँ पर 3 धर्मों को लेकर के एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म। तो ये तीनों धर्मों को संघर्ष को अब देखिए यहूदी यहाँ पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में इनकी रणनीति क्या होती है और किस प्रकार से इजराइल को एक शांतिपूर्ण देश बना सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। हालांकि आप इसमें तुक्का इजीली लगा सकते थे क्योंकि जून का महीना चल रहा है ना, तो हम जून के ही मंथ्स को डिस्कस करेंगे। तो 14 जून को हम मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी से बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हमें थोड़ा देखना है कि इसको 2005 में मनाने की शुरुआत की गई थी। पहली बार इसे 2005 में मनाया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसको मनाए जाने की आप कह सकते हैं शुरुआत की गई थी। तो 2005 में पहली बार इसे मनाया गया था और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों में जो खून की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि किसी ना किसी व्यक्ति को कभी भी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों में ब्लड देने की एक भावना को उजागर करना कि ताकि वो रक्त को दान कर सके। ब्लड डोनर डे इसीलिए बोला गया है। तो ये उन्हीं के लोगों के लिए मनाया जाने वाला एक दिवस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि गोल्ड जीता है और जहां गोल्ड है वहां तो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो भारतीय महिला पहलवान है ये, इन्होंने 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है और इनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इनका नाम है। इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाती हैं? क्योंकि इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये उन 5 व्यक्तियों में शामिल थी जिसमें रोहित शर्मा थे, विनेश फोगाट थी और भी 1-2 पर्सन्स थे, तो रानी रामपाल भी थी शायद उसमें। तो इनको भी उसमें मिला है 53 किलोग्राम भार में और इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फिर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। और विनेश फोगाट, ये फोगाट सिस्टर्स में से एक है जिन पे वो दंगल पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। तो आप लोग मूवीज़ को देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देखिए, लेकिन वहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है और वहाँ से क्या हम उठा करके अपने माइंड में रख सकते हैं। गार्बेज तो बहुत कुछ होता है मूवीज़ में, आजकल गार्बेज की कमी नहीं है। तो गार्बेज को बाहर निकालिए और जो इकट्ठा करने वाली चीज़ें हैं ना उनको अपने दिमाग में भर के रखिए कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि विनेश फोगाट ने जीता है महिला
पहलवान में पोलैंड ओपन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला, अब ये कौन सी टीम की पूर्व कप्तान है जिनका नाम है निर्मल कौर। इनका 85 वर्ष की आयु में मोहाली में निधन हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये उस टीम की कप्तान रह चुकी है। मतलब जब कोई किसी भी टीम का कैप्टन रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति बहुत ही फेमस रहा होगा, अच्छा खिलाड़ी रहा होगा, तभी उस पद पर पहुंच पाया। तो ये जो थी भारतीय वॉलीबॉल टीम की, ये थी भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान जिनका नाम था निर्मल कौर। इनका 85 वर्ष की आयु में मोहाली पड़ता है पंजाब में, तो यहाँ पर इनका निधन हो गया है। आपको ये याद रखना है कि निर्मल कौर जो थी वो वॉलीबॉल खेल से संबंधित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काइली मैककेन ने किस खेल में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये काइली मैकलेन, काइली जेनर से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। काइली जेनर आजकल बहुत फेमस चल रही हैं, ये एक मॉडल है और बहुत ही फेमस मॉडल हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी भी हैं क्योंकि इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि काइली मैककेन ने खेल में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आपको बताना है कि ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं। तो बैक स्ट्रोक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैक स्ट्रोक आप सभी को पता होगा, बैक स्ट्रोक तैराकी में होता है। तो तैराकी में इन्होंने ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तैराकी में तोड़ा है और तैराकी से रिलेटेड शब्द है बैक स्ट्रोक। बैक स्ट्रोक में ये पीछे की तरफ, अगर आपने कभी गेम्स वाला चैनल भी देखा करिए। गेम्स वाले चैनल में क्या होता है कि अगर आप कभी तैराकी वाला वो वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक पीछे की तरफ तैरने का होता है, एक तो आगे की तरफ सीधा तैरते हैं, एक पीछे की तरफ तैरते हैं, एक बटरफ्लाई स्ट्रोक भी होता है, बटरफ्लाई के जैसे तैरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें वहाँ से सीखने को मिलती है। तो सब कुछ देखिए, टीवी भी देखिए, ऐसा थोड़ी ना टीवी देखी नहीं जाती है। मैं टीवी देखती थी, डिस्कवरी चैनल में बहुत देखती थी, मेरा फेवरेट चैनल था। तो मैं वहाँ से पता नहीं क्या क्या सीखती रहती थी। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए कि तैराकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। तैराकी में इन्होंने बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको याद रखना है काइली मैककेन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल जिसको DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि ये चुना गया है अर्जन कुमार सीकरी को। अर्जन कुमार सीकरी अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, इसके शिकायत निवारण बोर्ड के, मतलब अगर आपको कोई शिकायत, अगर आप किसी भी उससे रिलेटेड डिजिटली कोई आपकी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत करते हैं तो वहाँ की निवारण के जो बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अर्जन कुमार सीकरी जी को बनाया गया है। आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश में वनों की कटाई से निपटने के लिए एक ही दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, 5 मिलियन पेड़। हाल ही में हरियाणा ने 3 करोड़ पेड़ लगाने की बात कही थी और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है ये देश 5 मिलियन पेड़ यहाँ पर एक ही दिन में लगाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पर्यावरण की समस्या देखी जा रही थी। तो ये देश हो जाता है घाना ये कंट्री हो जाती है, अफ्रीकन देश है घाना। यहाँ पर एक ही दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं। और घाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अभी हाल ही में एक जो WHO और बहुत सारे अन्य संस्थाएं थी जिसमें यूनिसेफ भी था, तो उन सारी संस्थाओं की मिली हुई एक संस्था थी जिसको एक नाम दिया गया था कोवैक्स योजना। एक कोवैक्स योजना के तहत जो गरीब देश थे उनको फ्री में वैक्सीन मुहैया कराई जानी थी। तो उसमें सबसे पहले जिस देश को वैक्सीन दी गई थी वो था ये घाना देश। घाना को ही सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी। तो घाना यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। 5 मिलियन पेड़ एक ही दिन में लगाए गए हैं। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि घाना की कैपिटल और करेंसी क्या हो जाती है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजिली आप आंसर कर सकते हैं कि घाना की कैपिटल और करेंसी क्या हो जाती है। कमेंट में आंसर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर भी करिएगा। सो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा तो कहती भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान रखा करिए कि वीडियो को देखने के बाद शेयर भी करना होता है और लाइक भी करना होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है और ये किस देश से है? तो कल हमने पढ़ा था नोवाक जोकोविच विच इज बिलोंग फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया से थे, तो इन्होंने जीता था पुरुष वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब। और यहाँ बात हो रही है महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा, इनका नाम है। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये हो जाती हैं चेक गणराज्य की, चेक गणराज्य की ये हो जाती हैं, चेक रिपब्लिक भी इसे बोलते हैं। तो ये इस देश की हो जाती हैं, शायद प्राग यहाँ की कैपिटल है, तो आप लोग हाँ प्राग ही है, चेक गणराज्य की ये हो जाती हैं। इनका नाम है बारबोरा क्रेजिसिकोवा। ये फ्रेंच ओपन इन्होंने जीत लिया है महिला एकल वर्ग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, फ्रेंच ओपन से रोजर फेडरर एक खिलाड़ी थे और दूसरी थी नाओमी ओसाका। इन दोनों ही लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था, मतलब खेलने के लिए पहुंच भी गए थे लेकिन उसके बाद ये वहां से वापस चले गए अपना नाम वापस लेकर के। कुछ अपने पर्सनल रीजंस इन्होंने दिए जिसकी वजह से ये इस मैच में नहीं खेले। तो अगर नाओमी ओसाका खेलती तो शायद ही था कि बारबोरा क्रेजिसिकोवा ये खिताब जीत पाती, लेकिन इनका लक अच्छा था कि नाओमी ओसाका ने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन नाओमी ओसाका नंबर 1 खिलाड़ी पे चल रही हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी का अचानक से मतलब पीछे कदम हटा लेना ये किसी दूसरे खिलाड़ियों के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीत लिया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी का है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो इसमें एक हॉल ऑफ फेम होता है, इसमें जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया होता है उन क्रिकेटर्स को इसमें शामिल कर दिया जाता है। इसमें यह नहीं है कि जो वर्तमान में खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पुराने क्रिकेटर्स को भी शामिल किया जा सकता है। तो अभी इसमें 10 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। तो 10 ये संख्या आपको याद रखनी है कि 10 क्रिकेटर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इन 10 खिलाड़ियों को शामिल होने के साथ ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या 103 हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट यहीं से बन गया, अगर आपको पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनने वाला है तो यहीं से संख्या उठा करके डाल दी जाएगी कि 10 शामिल होने के बाद 106 बन गई, हो सकता है कर दें, या 100 भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 को जब शामिल करने के बाद जो संख्या बनी है वो बन गई है 103। भारत के लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनका नाम है वीनू माकड़, इनको इसमें जगह दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है यहाँ पर ये क्वेश्चन, क्योंकि भारत के एक क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में, और जिनका नाम है वीनू माकड़, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है। वीनू माकड़ इनका नाम है। और वीनू माकड़ की अगर हम बात करें हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, ये 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो अब तक 6 शामिल थे और ये 7वें बन गए। 6 पहले से शामिल थे और ये बन गए हैं 7वें। वीनू माकड़ इनका नाम है, हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं और इस बार भारतीय हैं ये शामिल होने वाले। तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने ही आप बन गया कि 10 लोगों को शामिल किया गया था, उनमें एक भारतीय व्यक्ति भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा है घाना की कैपिटल और उसकी करेंसी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।